नमस्कार दोस्तों, अनकही विथ राजेश के शो सफलता के राही में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी ये सफलता की राही श्रृंखला किन्हीं कारणोंवश रुक गई थी, जो आज एक स्पेशल व्यक्ति के इंटरव्यू के साथ शुरू हो रही है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और आपको ये पॉडकास्ट पसंद आएगा। तो आज हमारे साथ इस विशेष एपिसोड में जुड़ रहे हैं डॉक्टर CA महेश भिवंडीकर सर। सर अचीवर्स इंस्टीट्यूशन कल्याण में स्टेशन के पास में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो कि KG से लेकर के PhD तक रन होता है, उसके संचालक हैं। सर इसके साथ साथ पिछले 30 सालों से एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं। सर ये सब करते करते सर अपने CA के प्रैक्टिस को भी कंटिन्यू कर रहे हैं। सर आपका स्वागत है हमारे इस शो में। धन्यवाद राजेश जी, थैंक यू वेरी मच। सर सबसे पहले तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसी रही। आपने आपके बारे में जो हमने रिसर्च किया तो पता चला कि आपकी जो जर्नी है वो सुतार से लेकर के एक संस्था के चालक के तौर पर आज आप पहुँचे हैं। तो कैसी रही सर आपकी यात्रा? एक तो मैं पांचाल लोहार सुतार समाज से बिलोंग करता हूँ और पिताजी कारपेंटरी का काम करते थे, गरीब घराने से थे और फिर बिरला कॉलेज में पढ़ते पढ़ते चार्टर्ड अकाउंटेंट करने का सोच लिया और CA बन गया। और CA बनने के बाद मैंने सोचा कि हम लोग नौकरी नहीं करेंगे और बिना नौकरी किए क्या हो सकता है, तो मैंने पार्ट टाइम लेक्चरशिप चालू की एक डिग्री कॉलेज में और मैंने CA का प्रैक्टिस भी चालू किया और ये करते करते एक शिक्षण क्षेत्र में थोड़े से आगे आगे कदम उठाता गया। सर आपको CA के लिए इंटरेस्ट कब आया? बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के मन में ये शंका होती है कि CA करना बहुत टफ है, लेकिन आपका कभी उसमें मन आया और आपने कैसे क्लियर किया CA एग्ज़ाम? कॉलेज में जब डिग्री कॉलेज में बिरला कॉलेज में था तो एक लाहौटी करके चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें पढ़ाने को आते थे। तो मैंने देखा कि ये शिक्षक कुछ अलग लग रहा है और अलग भाषा में पढ़ाता है और बच्चों के ऊपर, और मैं इतना इम्प्रेस हो गया उनसे कि 12वीं के बाद मैंने सोच लिया कि मेरे को सर के जैसा बनना है। फिर सर से इंटरेक्शन किया, सर ने बताया कि भाई CA करके कोर्स होता है, बहुत कठिन होता है, 1% भी रिजल्ट नहीं लगता है, तो तू क्या हार्डवर्क करने को तैयार है? तो मैंने बोला सर मैं हार्डवर्क 12-14 घंटा कर सकता हूँ और आप मुझे बोलिए क्या करने का। तो उन्होंने बोला कि कॉलेज तेरा 7 से 10 है, तो तू 11 से 7 नौकरी कर सकता है क्या? तो मैं 18 साल का था। उन्होंने बोला तो आई स्टार्टेड वर्किंग विद अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और वो करते करते फिर उधर से 12वीं से TY तक उनके पास नौकरी करता था और नौकरी करते करते जो नॉलेज मिला फिर CA में एडमिशन लिया और भले उसमें 2-3 बार फेल हो गया बट अंत में 1994 में मैं CA बन गया। सर ऑलरेडी हमारे कल्याण में बहुत सारे कॉलेजेस चलते हैं, पर आपके मन में वो विचार आना कि अपना खुद का कॉलेज चालू करना, वो कैसा रहा पूरा जर्नी? और अचीवर्स कॉलेज के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। यस, कल्याण के कॉलेज में पढ़ाता था और डिग्री कॉलेज के बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ऐसा देखा कि सब कॉलेजेस जो कल्याण के आजू बाजू में है सब सेठ लोगों के कॉलेज है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक टीचर का कॉलेज चालू करें। दैट वाज नंबर 1। नंबर 2, प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम से सेटिस्फाई नहीं हो रहा था कि वही घिसा पिटा सिलेबस पढ़ाना बच्चों को, और बच्चों में इतना उसमें लगाव नहीं था। तो मैंने सोचा कि कुछ अलग एक्टिविटीज़ इनको देना चाहिए, इनको कुछ एंटरप्रेन्योरशिप का ट्रेनिंग देना चाहिए, इनको इंडस्ट्री विजिट करना चाहिए, इनको इंटर्नशिप देना चाहिए। बट मैं जो कॉलेज में नौकरी कर रहा था उसमें वो अलाउ नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि अगर बच्चों को बड़ा बनाना है तो ये मैंने जो 12वीं के बाद किया वो सक्सेस फॉर्मूला बन सकता है, तो क्यों ना मेरा इंस्टीट्यूशन चालू करके मेरे मर्जी से हर बच्चे को पढ़ा के बड़ा कर सकूं। सो उधर वो शुरुआत हुई कि अपना इंस्टीट्यूशन शुरू करें। सर जब भी आपने ये इंस्टीट्यूट शुरू किया तो आपको ये शुरू करने में किस प्रकार के चैलेंजेस आए, और अब तक की आपकी जो यात्रा है अचीवर्स की वो किस प्रकार रही है? क्या क्या बड़े माइलस्टोन अचीवर्स ने इस्टेब्लिश किया है? चैलेंजेस तो बहुत बड़े थे क्योंकि आज तक जो कॉलेजेस थे वो बड़े बड़े नामचीन लोगों के थे, बड़े सेठ लोगों के थे और मैं तो सादा शिक्षक था, चार्टर्ड अकाउंटेंट था। तो पहला तो प्रॉब्लम था कि अपनी संस्था शुरू करूं, तो मैंने अपनी संस्था शुरू की
बाद में ये प्रॉब्लम था कि मंत्रालय में, यूनिवर्सिटी में मेरी इतनी पहचान नहीं थी और उधर कोई वसीला नहीं था, तो भी भगवान की कृपा से उधर भी लोग अच्छे मिले और परमिशन कॉलेज का मिला। फिर जगह का तकलीफ था, फिर एक जगह भाड़े का देखा और उधर से चालू किया। फिर बैंक ने लोन दिया, फिर एक छोटी सी 8 क्लासरूम की जगह मिली, उधर कॉलेज की शुरुआत हुई। लेकिन वो रेसिडेंशियल एरिया में पूरा कॉलेज था, तो उधर लोगों की कंप्लेंट थी कि बच्चे शोर कर रहे हैं, हमें सोने नहीं देते हैं। तो फिर कुछ और बड़ा करना था, और जब 2013 में कॉलेज की शुरुआत हुई, 2017 तक 16 तक 600 बच्चों तक हम लोग पहुंच गए। और फिर अचीवर्स कॉलेज का नाम बड़ा होते गया, और फिर मैंने सोचा कि अब बड़ी जगह लेके एक्सपांशन होना चाहिए। फिर बैंक लोन लेके खुद का पैसा इकट्ठा करके बीबी के गहने थोड़े से बेचे और मॉर्गेज रखे, और फिर अचीवर्स कॉलेज जोशीबाग में शुरू हुआ। ग्राउंड+4 बिल्डिंग बनाई, जिसमें 2 माले पहले हम लोगों ने फर्निश किए, और उसके बाद में फिर बच्चे बढ़ते गए और आज अचीवर्स कॉलेज KG to PhD है, और ये साल MBA भी शुरू कर रहा है। सर, KG to PhD स्कूल को मैनेज करना कितना डिफ़िकल्ट रहता है? एक ही बिल्डिंग में आप पूरे कोर्सेज को चालू करते हैं, तो कैसे आप मैनेज करते हैं ये सब चीज़? डिफ़िकल्ट तो होता है, परंतु टाइम मैनेजमेंट ऐसे किया है कि सुबह 7:30 से लेके 1 बजे तक स्कूल चलता है। स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं। फिर जूनियर कॉलेज आफ्टरनून में आता है, और मैंने ये सोचा कि मैं 12वीं के बाद नौकरी करके पढ़ रहा था, और अभी तो हमने नाइट कॉलेज की शुरुआत की, और फिर नाइट कॉलेज में बच्चे शाम को आते हैं, जिनको अपना अर्न एंड लर्न फॉर्मूला है कि 12वीं के बाद 18 साल के हो जाते हो, सक्षम बन रहे हो, तो अपने कमाई से अपनी शिक्षा पूरी करो। ये अचीवर्स कॉलेज का फॉर्मूला है। तो टाइम मैनेजमेंट, और अलग अलग सेक्शन में अलग अलग टीचर्स, प्रिंसिपल हो स्कूल के, वाइस प्रिंसिपल जूनियर कॉलेज के हैं, वाइस प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज के हो, उनको प्रॉपर डेलीगेशन करके ये पूरा सिस्टम चल रहा है। और अचीवर्स कॉलेज में आज 4000 के ऊपर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। सर, अचीवर्स का सफलता का राज क्या है? जैसे कि हमारे इस शो का नाम है सफलता के राही, तो इतने कम टाइम में इतना ग्रो करना। आज अचीवर्स कॉलेज G+7 स्टोरी बिल्डिंग है, MBA है, PhD है, ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज जो बच्चों को CST साइड में मिलते हैं, वो उन्हीं उस कम पैसे में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आप मुहैया कराते हैं बच्चों को। तो इसका राज क्या है? ऐसा क्या चीज़ है, हम जानना चाहेंगे। पहले तो कॉलेज में एक श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति है बहुत बड़ी, तो ये उनकी कृपा है। दैट इज़ नंबर 1, कि भगवान का आशीर्वाद हुए बिना कोई बड़ा नहीं हो सकता है। दूसरा चीज़ ये है कि एजुकेशन में कुछ नए प्रयोग करने की हमारी अपेक्षा थी, और वो हम लोग कर रहे हैं कि जो मुंबई के कॉलेजेस में कोर्सेस है, जैसे मास मीडिया है, फिनेंशियल मैनेजमेंट है, BMS है, और बाद में एंटरप्रेन्योरशिप है, वो एक एक चीज़ इधर लाते गया। और जो कल्याण के बच्चे बम्बई पढ़ने को जाते थे, वो अचीवर्स में आने लगे कि बम्बई का ही उनका एजुकेशन, बम्बई का इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको कल्याण में मिल रहा है, तो बच्चे अट्रैक्ट होने लगे। और कॉलेज का नाम ही अचीवर रखा। आप देखोगे तो सब सेठ लोगों के नाम से कॉलेजेस हैं, बट ये अचीवर्स कॉलेज इसके लिए है कि जिसको भविष्य में और अपने ज़िंदगी में अचीवर बनना है, वो इस कॉलेज में आए और अचीवर बने। सो मे बी हर बच्चे को, हर पेरेंट्स को ये कॉलेज अपना लगता है कि अचीवर कॉलेज मेरा है और मुझे ज़िंदगी में अचीवर बनना है, वो आवे। तो इसकी वजह से मे बी यही एक राज रहेगा कि मुझे अचीवर बनना है, मुझे अचीवर्स कॉलेज में एडमिशन मिलनी चाहिए। बराबर सर, इस कॉलेज का नाम अचीवर्स होने की वजह से ये युवाओं को और पेरेंट्स को बहुत अट्रैक्ट करता है कि जैसा सर ने कहा कि जिसको अचीवर बनना है वो अचीवर्स कॉलेज में आता है। सर, आपका शिक्षण क्षेत्र में काम करते करते आपका हमने एक स्पेशल रुझान देखा है कि आप बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत मोटिवेट करते हैं, उनको बहुत सारी सुविधाएँ भी प्रदान करते हैं। तो सर, आपके हिसाब से बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप में क्यों जाना चाहिए? देखो, भारत देश प्रगति कर रहा है। नाउ वी आर इन टॉप 3 नेशंस इन द वर्ल्ड, और ये इसकी ताकत और प्रधानमंत्री का विकसित भारत का सपना। तो उसके लिए मुझे ये कहना है
कि बच्चों को नौकरी लेने वाला नहीं बनना चाहिए, नौकरी देने वाला बनना चाहिए। तो उसके लिए क्या हो सकता है, तो अचीवर्स कॉलेज के पास महाराष्ट्र सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का एक सेंटर कॉलेज में है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एमएसएमई मिनिस्ट्री का इंक्यूबेशन सेंटर है। तो मेरी ये इच्छा थी कि बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप में जाए और खुद का बिजनेस करें। तो जैसे स्टूडेंट भी स्टूडाप्रेन्योर बने, टीचर टीचरप्रेन्योर बने, और हर बच्चा अपना भले छोटा हो बिजनेस करे। और उसके लिए हम लोग सब सुविधा अचीवर्स कॉलेज में देने को तैयार है और दे भी रहे हैं। एंड वी वांट टू ब्रांड आवर सेल्फ, आवर कॉलेज एज अ कॉलेज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। सो दैट इज द विजन। सर, एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयज़ में अभी जो बहुत सारे बच्चे हमारा स्टडी करने के बाद में बच्चा कॉमर्स की पढ़ाई करता है, कॉमर्स इज़ ऑल अबाउट बिजनेस एंड मैनेजमेंट, पर वो बिजनेस नहीं करता है, आगे चल के जॉब करता है। तो क्या लोगों की मेंटेलिटी है जो उनको जॉब की तरफ इजीली लेके जाती है और एंटरप्रेन्योरशिप में आने के लिए वो थोड़ा डरते हैं? लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है कि 9 से 5 काम करो, आके घर पे सो जाओ, और टेंशन नहीं लेने का, रिस्क नहीं लेने का, और हर महीने के 7 तारीख को पगार आना चाहिए। बट मुझे ये कहना है कि नौकरी करने वाला कितने भी बड़े पगार वाला हो, उनके सबके पैसे 20 तारीख को ख़त्म होते आते हैं। और 20 से 30 तारीख क्या करना है, क्रेडिट कार्ड के बिल जमा हो जाते हैं, फिर पगार की राह देखते हैं। ये लिमिटेशन सैलरी के है। बट एंटरप्रेन्योरशिप में ये कुछ भी लिमिटेशन नहीं है। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, बट फाइनेंशियल फ्रीडम रहता है, टाइम का फ्रीडम रहता है। सोमवार को 3 से 6 बीबी को लेके पिक्चर जा नहीं सकता है नौकरी वाला, लेकिन एंटरप्रेन्योर जा सकता है। भले जवाबदारी ज़्यादा है, फ्यूचर प्लानिंग ज़्यादा करना पड़ता है, बट उसको जो फ्रीडम है वो सबसे बड़ा है। तो मेरे ख्याल से नौकरी देने वाला बनने से नौकरी देने वाला बनना चाहिए, नौकरी लेने वाला बनने से। और सेटिस्फेक्शन ये होता है कि आज अचीवर्स कॉलेज में 138 लोगों का स्टाफ काम कर रहा है। तो आज 138 लोगों के घर चल रहे हैं, बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। तो क्यों ना एंटरप्रेन्योरशिप को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। सर, अगर कोई यूथ अपनी बिजनेस चालू करना चाहता है तो उसके पास क्या क्या स्किल और क्वालिटीज़ होनी चाहिए? ओके, एक तो यूथ के पास पैशन होना चाहिए कुछ बड़ा करने का, और उसके पास उसके सपने होने चाहिए कि मुझे अमीर आदमी बनना है। दैट इज़ वन। दूसरा चीज़ स्किल डेवलपमेंट। गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स है जिसमें आपको स्किल दिया जाता है। जैसे महाराष्ट्र सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का अचीवर्स में सेंटर है, हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम लेते हैं। राइट। 10 दिन का। तो उसमें बीजारोपण करते हैं कि एक कीड़ा एंटरप्रेन्योरशिप का बच्चों के दिमाग में छोड़ते हैं, और वो होने के बाद बच्चा खुद पूछने को आता है कि नाउ सर मैं कौन से बिजनेस करूं। अचीवर्स कॉलेज में 150 प्रकार के बिजनेस के प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी है। हम उनको देते हैं कि 150 में से सिलेक्ट कर। फिर बच्चा सोचता है सर इसमें और कुछ अलग कर सकते हैं, तो नया आइडिया लेके आता है। तो फिर हम लोग उनको मेंटोर देते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट देते हैं, गवर्नमेंट की लोन की सुविधा देते हैं, फिर उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देते हैं, उसको ट्रेनिंग के भेजते हैं, महीना भर का ट्रेनिंग, कि वो बिजनेस में स्किल लेने के लिए व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग यू शुड टेक। तो वो ट्रेनिंग देते हैं, और वो ट्रेनिंग देने के बाद फिर बच्चा तैयार होता है। फिर उसको गवर्नमेंट स्कीम से लोन, अचीवर्स कॉलेज से ऐसी सुविधा है कि 2 लाख से 40 लाख तक लोन हम लोग दिला सकते हैं बच्चों को। खाली बच्चे की चाह होनी चाहिए, अंदर से एक आग होनी चाहिए कुछ करके दिखाने की और अचीवर बनने की। यही हम देखते हैं, और हम लोग वही बच्चों को मेंटरिंग करते हैं जिनमें क्षमता है, जिनमें कुछ करने की चाह है। सर, बिजनेस में अगर कदम रखना है तो उसके लिए आइडिया ज़्यादा ज़रूरी है या फिर फाइनेंस का होना ज़्यादा ज़रूरी है? देखो, मुझे तो एक तो पैशन की ज़्यादा ज़रूरत है, सपनों की ज़्यादा ज़रूरत है, मिशन विजन की ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चा सपना देखना चाहिए कि मैं 2030 में अपने आप को किधर देखता हूँ। और फिर फाइनेंस के बहुत सारे जरिए हैं कि हम लोग तो अभी तो गवर्नमेंट की सुविधा ऐसी है कि सीड कैपिटल भी देती है। तो बच्चे के पास कुछ भी नहीं रहेगा, बट आइडिया रहेगा अच्छा, जो मार्केट में चलेगा, जिसको कस्टमर मिलेगा, जिसके पास सेलिंग प्लान है, प्रोडक्ट का प्लान है, और वो भी हम लोग उसको डेवलप करके देते हैं। तो प्रोडक्ट का प्लान, प्रोडक्ट का अगर नॉलेज रहेगा, सेलिंग का नॉलेज रहेगा, तो फाइनेंस इज नॉट द प्रॉब्लम। गवर्नमेंट का सीड कैपिटल भी मिलता है, सब्सिडीज पे
मशीनरीज भी मिलते हैं, मशीनरी पे 4 से 6% पर एनम का लोन मिलता है। तो बच्चों के लिए तो पूरी थाली परोस के रखी है, उनको खाली आके खाना है और आगे बढ़ना है। सर कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप का अगर जर्नी चालू करना चाहते हैं तो गलतियों से बचना चाहिए? हाँ। ऐसी कौन सी गलतियां आप हमको ये बता बहुत बड़ा अच्छा सवाल है राजेश जी। चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, 600 लोगों का इनकम टैक्स का कंसल्टेंट हूँ, देखता हूँ लोग किधर गलती करते हैं। राइट। तो मैं बच्चों को प्रॉपर मेंटोरिंग करता हूँ और बोलता हूँ कि ये कॉमन गलतियाँ हैं जो ना करें। एक तो अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए जो सबसे अलग है, नहीं तो सब लोग वड़ा पाव बेचने लगे तो मार्केट ट्रैश ही होने वाला है। बट कुछ अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए। अभी आईटी का ज़माना है, आईटी के क्षेत्र से कुछ आइडिया बोरो करके, नहीं तो खुद का डेवलपमेंट करके, खुद का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करके कुछ कर सकते हैं बच्चे। गलतियाँ ये करते हैं, एक तो प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता है, दूसरा चीज़ प्रोडक्ट अच्छा है तो सेलिंग स्किल नहीं होता है, मार्केट सर्वे बच्चे नहीं करते कि क्या मार्केट में चलेगा, कि मैं जो बिज़नेस चालू करने जा रहा हूँ कि वो उसके लिए कस्टमर है क्या। नंबर 3 कोई बच्चे ओवर प्रोजेक्शन करते हैं कि जो जल्दबाजी काम करते हैं। 5 लाख के कैपिटल में हो सकता है उसके लिए 25 लाख का लोन लेंगे, फिर पहले गाड़ी लेंगे, एप्पल का लैपटॉप लेंगे और खुद के लिए बढ़िया कुर्सी टेबल लेंगे, एसी लगाएंगे। ये नहीं होना चाहिए। प्रॉपर बिजनेस का पैसा बिजनेस में यूटिलाइज होना चाहिए। और मेरा ये कहना है कि किसी बच्चे के पास अगर कोई अच्छा आइडिया है, प्लान है, तो उसको फाइनेंस के लिए हम लोग खड़े हैं। और वो बच्चा उस धंधे के लिए 10,000 घंटे अगर देता है तो वो बिजनेस सक्सेस ही होता है। बट बच्चे ये नहीं चल रहा है, अब ये करके देखूँ, ये करके देखूँ, ये जो शिफ्टिंग करते रहते हैं वो ड्रिफ्ट हो जाते हैं और फिर नुकसान होता है, फिर बच्चे डिमोरलाइज होते हैं, फिर डिप्रेशन आता है, फिर धंधा बंद होता है। दैट इज़ द रीज़न। सर बिजनेस की पढ़ाई कहाँ पर की जा सकती है? ऐसा हमने सुना है कि अचीवर्स कॉलेज में बीवोक और एमवोक नाम का कोर्स चलता है। Yes, और रिसेंटली आपने सर एमबीए चालू किया है एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन में। Yes, तो yes. उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए सर। लोगों को डिग्री लेने के बाद पता चलता है कि बिजनेस के लिए क्या सब्जेक्ट चाहिए, वो मैंने पढ़े ही नहीं। Right. मैं 30 साल के एजुकेशन सेक्टर में ये देख रहा हूँ कि बच्चों को जो सब्जेक्ट की पढ़ाई करना जरूरी है वो बच्चे पढ़ते ही नहीं है, फिर बच्चे इधर उधर भटक जाते हैं। तो हमने क्या किया कि यूजीसी नई दिल्ली से बीवोक इन मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये प्रोग्राम चालू किया। 12वीं के बाद बच्चों को उसमें 3 साल का मुंबई यूनिवर्सिटी के डिग्री में अगर कोई एडमिशन लेता है तो पूरे 6 सेमिस्टर बच्चे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंप्यूटर स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सब बच्चों को पढ़ा के हम लोग उसको 3 साल में तैयार करते हैं। और जब बच्चा फाइनल ईयर में चालू निकलता है, बाहर आता है, तब उसके खुद के आइडिया पे काम किया जाता है। 100 मार्क का प्रोजेक्ट बच्चा बनाता है और फिर अपना आइडिया प्रेजेंट करके फिर वो मार्केट रेडी हो जाता है। मेरा ये कहना है कि अगर किसी बच्चे को 12वीं के बाद ही हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप का ट्रेनिंग देते हैं तो वो सक्सेस फॉर्मूला है। और हमने पिछले 5 साल में ऑब्जर्व किया है कि हमारे बीवोक के बच्चे अब अपना खुद का वेंचर संभाल रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा टर्नओवर कर रहे हैं, हर साल 30% का ग्रोथ कर रहे हैं। और ये देख के भी ऐसा पता चला कि खाली 3 साल का डिग्री देते हैं तो कुछ और नॉलेज देना चाहिए। तो हम लोगों ने AICTE को अप्लाई किया कि MBA इन एंटरप्रेन्योरशिप क्यों नहीं दे सकते हैं। फिर मुंबई यूनिवर्सिटी को अभी कहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप का सिलेबस डिज़ाइन करें। तो AICTE का सिलेबस अभी लेके हम लोग बच्चों को 2 साल का एंटरप्रेन्योरशिप का MBA भी देंगे। 2 साल में बच्चा अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं तो LLP फॉर्म करेगा, अपना GST नंबर लेगा और पूरी तैयारी के साथ मार्केट में उतरेगा। दैट इज़ द विजन। सर बिजनेस के सफ़र में नेटवर्किंग और मेंटरशिप का क्या रोल हो सकता है? क्या इसकी आवश्यकता है बिजनेसमैन को? पहले तो मेंटोरिंग के बारे में बोलूँगा कि गुरु की आवश्यकता है। महाभारत से देखा है, अर्जुन का गुरु श्री कृष्णा था, इसके लिए अर्जुन लड़ाई जीत गया।
तो आजकल इंडस्ट्री में बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जो यूथ को मेंटोरिंग दे सकते हैं। जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं फाइनेंस के लिए बच्चों को मेंटोरिंग करता हूँ। कोई टेक्निकल वाला है, वो टेक्निकल मेंटोरिंग करता है। एल&टी का जनरल मैनेजर जो आईटी सेक्टर से है, वो इधर आके बच्चों को आईटी में मेंटोरिंग करने को तैयार है। तो लोग तैयार है मेंटोरिंग करने में, और तो गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेस में ऐसे ऐसे अपने को प्रॉब्लम्स आते हैं कि अभी मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, तो मेंटोर की ज़रूरत है। और बाद में दूसरा क्या था, नेटवर्किंग। और नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है कि एंटरप्रेन्योरशिप को जो सवाल आते हैं उसका आंसर, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है, वकील होना जरूरी है, एक पुलिस अधिकारी अपना दोस्त होना जरूरी है। और नेटवर्किंग से क्या होता है कि अपना सेल चैनल बड़ा हो सकता है, प्रोडक्शन में नए नए आयाम ला सकते हो। अगर किसी के पास नया मशीनरी है सीएनसी, तो उसका यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ। और तो मेरे को तो ये कहना है, जैसे मैं से 10,000 घंटे का आपको फार्मूला बनाया, हर एंटरप्रेन्योर के पास 10,000 मोबाइल नंबर होने चाहिए कि किसको मैं कांटेक्ट करूं और मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मेंटोर एंड नेटवर्किंग गोज हैंड इन हैंड फॉर बिकमिंग सक्सेसफुल अचीवर। सर आगे बढ़ते हैं तो बिजनेस में फाइनेंस का जो रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या क्या पूरा अपन लोन के ऊपर ही डिपेंडेंट हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा भी मार्केट में कंसेप्ट चलता है कि आपको स्टार्टिंग के 3-4 साल जॉब करके आपको कुछ पैसा सेव करना चाहिए, आफ्टर दैट यू शुड स्टार्ट योर बिजनेस। तो आपका क्या इसमें ओपिनियन? नहीं, अगर किसी को बिजनेस चालू करना है तो पहले 3F का एक फॉर्मूला है, 3F। यू कैन गेट फाइनेंस फ्रॉम योर फैमिली। फर्स्ट स्टेप इज फैमिली। मम्मी अपने बच्चे के लिए कुछ कर सकती है, सोना गुरुजी के रख के भी पैसा दे सकता है, पिताजी अपने बच्चे के लिए पैसा दे सकता है। देन फ्रेंड्स, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फ्रेंड्स, हर फ्रेंड, नारायण मूर्ति ने 7 फ्रेंड्स से पैसा लेके बिजनेस चालू किया है, तो अपने फ्रेंड्स। और फुलिश मीन्स मार्केट में ऐसे लोग बहुत बड़े बड़े हैं जिनके पास पैसा पड़ा है, वो लगाना चाहते हैं, जिनको हम लोग एंजल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। और इन तीनों से 3F से अपने को सीड कैपिटल मिल सकता है। फिर बिजनेस को सेकंड लेवल पे लेके जाने के लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी सुविधाएं है, बैंक्स है जो यंग एंटरप्रेन्योर को बिना कारण ऐसे भी लोन देते हैं लोग। बट किसी को मशीन लेना है तो खाली मशीन मॉर्गेज करके लोन मिल सकता है। किसी को एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल रहा है, वो ऑर्डर खाली देख के बैंक लोन देती है। तो फाइनेंस इज नॉट एट ऑल द प्रॉब्लम, खाली अपना प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। पैसे लगाने वाले बहुत है। सर इतने सालों बाद भी आज भी हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स की बहुत कमी है। अभी हम लोग 79 ईयर्स कंप्लीट कर रहे हैं अपने इंडिपेंडेंस के। सो क्या कारण लगता है कि हमारे यहाँ पे उद्योगों का विकास उतनी तरीके से नहीं हो पाया, ये आम जनमानस तक नहीं पहुँच पाया है? उसके 2-3 लेवल पे कारण है। एक तो बच्चों को प्रॉपर शिक्षा नहीं मिल रही है। जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी में 876 कॉलेज है, हमारा एक अकेला कॉलेज है एंटरप्रेन्योरशिप का डिग्री देता है। तो पहले तो हम लोगों को एजुकेशन प्रणाली में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए कि वी शुड ट्रेन दीज यूथ फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, नंबर 1। नंबर 2, फैमिली सपोर्टिंग। बहुत सारे लोगों को, मम्मी डैडी को क्या लगता है कि अपना बच्चा डिग्री ले, नौकरी करे, शादी करे और उसकी फैमिली लाइफ सेट हो जाए। पेरेंट्स को अपना विचारधारा बदली करना पड़ेगा। तो पेरेंट को, अगर पिताजी नौकरी कर रहे तो उन्होंने सपना देखना चाहिए मेरा बच्चा एंटरप्रेन्योर बनेगा। नंबर 3, सोसाइटी शुड सपोर्ट, फैमिली मेंबर से लेके आजू बाजू के लोग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने चाहिए कि बाबा तू आगे बढ़, हम तेरे पास है। बाकी चौथा, जैसे सरकारी धोरण है कि स्वदेशी, वी शुड टेल ऑल सिटीजन्स डोंट गो टू अमेजॉन, स्वदेशी। जैसे स्वदेशी से विदेशी की तरफ जा रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ विदेशी से स्वदेशी की तरफ लोगों को लाना चाहिए। तो वी शुड बाय फ्रॉम लोकल पीपल, तो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलना चाहिए। दूसरा, जो स्टूडेंट्स, यूथ, दे शुड ट्रेन देयर माइंड टू बिकम एंटरप्रेन्योर। और एक गवर्नमेंट लेवल पर बहुत सारी योजना है, वो योजना ग्रास रूट लेवल तक नहीं पहुंचती है राजेश जी। तो उसकी वजह से भी हम लोग वो प्रणाली को, कॉलेजेस को ऐसे ही सक्षम बनाने चाहिए कि गवर्नमेंट की स्कीम्स ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने में हम बच्चों की मदद करें और
जो सक्षम है उसको हम लोग दे सके वो स्कीम। ये सब अगर करेंगे तो फिर बहुत सुनहरे दिन आएंगे एंड देयर विल बी अ गोल्डन डेज वेयर मैक्सिमम यूथ आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप। अगर हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएंगे तभी मुझे लगता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का सपना है कि भारत हमारा एक विकसित राष्ट्र होना चाहिए, तो एंटरप्रेन्योरशिप के रास्ते से ही जा सकता है सर। सर का एक और पहलू है कि सर ये सब काम करते करते सोशल वर्क भी बहुत करते हैं। तो सर ये जो सोशल वर्क की आपके अंदर वो चाह है, जो जिज्ञासा है, वो कैसे उत्पन्न हुई और किस प्रकार के सोशल वर्क अचीवर्स इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया जाता है? देखो, हर आदमी सोशल वर्क करना चाहिए, नंबर एक। और जब मैं कॉलेज में नौकरी करता था और तब किसी आदिवासी ज़िले में एनएसएस कैंप में, एनसीसी कैंप में जाता था तो हालत देखता था कि जेडपी स्कूल है, उसमें बच्चे बुक्स के लिए मोहताज है, एक टीचर है और पहली से 7वीं कक्षा तक स्कूल है। और ऐसे सब प्रॉब्लम देखने के बाद हम लोगों ने चालू किया कि एक एक्सटेंडेड एनएसएस की तरफ से और हमारे बाकी शिक्षकों को साथ में लेके हुए कि जेडपी स्कूल में हम लोग बुक्स देते हैं, यूनिफॉर्म देते हैं, किधर गर्ल्स का टॉयलेट नहीं है वो बांध के देते हैं। पंढरपुर की यात्रा में हम लोग राजगीरा के लड्डू 1 लाख बांटने को जाते हैं, किधर मीठा शीरा बांटते हैं, किधर कॉलेजेस में छोटे छोटे प्रोग्राम में आजू बाजू के डिप्राइव्ड बच्चों को बुला के हम लोग कुछ योगदान देना चाहते हैं। एनएसएस के बच्चे हमारे अनाथ आश्रम, देन वृद्धाश्रम में जाके दिवाली मनाते हैं। ये सब ये मेरे अकेले का काम नहीं है, मेरे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी और एनएसएस के बच्चे और स्टूडेंट साथ में मिला के और ये सब काम होते रहता है। और कुछ न कुछ सोसाइटी को योगदान देना जरूरी है राजेश। हर इंसान अपने पगार में से 5 तक का पैसा बाजू में निकालना चाहिए एंड दैट 5% शुड बी इन्वेस्टेड, नॉट स्पेंड, इन्वेस्टेड इनटू दिस चिल्ड्रंस डिप्राइव्ड क्लास ऑफ चिल्ड्रन। दैट इज माय से। बहुत अच्छे विचार है सर आपके। इसके साथ हमने आपको देखा है कि स्पिरिचुअलिटी में भी आपका बहुत ज़्यादा ये है। अचीवर्स कॉलेज में हम लोग एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमारे इस अचीवर्स इंस्टीट्यूट के जो मालिक हैं श्री कृष्णा जी दिखते हैं। तो वो थोड़ी सी जो बातें हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी की, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की, वो कैसे उत्पन्न हुई है और वो आपको कैसे हेल्प करती है हमेशा खुश रहने के लिए? बहुत बढ़िया सवाल है। मेरे दादाजी वारकरी थे, पंढरपुर की वारी करते थे। मेरे मामा ज्ञानेश्वरी तुकाराम गाथा का पारायण करते थे। तो मैंने सोचा कि ये सरस्वती का मंदिर बना रहे हम लोग, तो क्यों ना कि भगवान श्री कृष्ण का एक मूर्ति लाया जाए। जयपुर से इतना बड़ा मूर्ति लाया और बच्चे भी अभी गुड मॉर्निंग के जगह पे राधे राधे बोलता है, जय श्री कृष्ण बोलने लगे। और सबसे कृष्णम वंदे जगत गुरु हम लोग बोलते हैं। मैं तो उनको गुरु मानता ही हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि हर स्टूडेंट में स्पिरिचुअलिटी अगर डाली जाए तो वो सक्सेसफुल इंसान बनता है और दैट स्टूडेंट बिकम्स एन एसेट फॉर द नेशन। तो और हर साल 30 साल से पंढरपुर के वारी को 2 दिन के लिए सेवा करने के लिए जाता हूँ और जो आनंद मिलता है वो पूरे साल उसका यूटिलाइजेशन होता है। और फिर मैंने सोचा क्यों ना अपने बच्चों को उसके लिए तैयार किया जाए। तो कॉलेज में कभी हरिपाठ होता है, हमारे एनएसएस कैंप में हरिपाठ होता है। जगन्नाथ महाराज पाटिल करके भाषा प्रभु है, कीर्तनकार महाराष्ट्र के सबसे बेस्ट है, वो कॉलेज में आके बच्चों को स्पिरिचुअलिटी देते हैं। कॉलेज के लाइब्रेरी में स्पिरिचुअल कॉर्नर के पूरा कपाट है जिसमें सब धर्म के पुस्तकें हैं। बच्चे आके वो पढ़ते हैं। ज्ञानेश्वरी जयंती हो, भगवत गीता जयंती हो, वो कॉलेज में सेलिब्रेट होता है। और बस आनंद इसी में है कि बच्चे पढ़ते पढ़ते थोड़े भगवान को मानने लगे। और मुझे ये कहना है राजेश जी कि जो भगवान को मानता है, उस सुपर पावर को मानता है ना, वही बड़ा इंसान बन सकता है। और आनंद देने की चीज़ है और बांटो तो बढ़ता है। वाह। सर ने कहा कि कृष्ण जी सर के गुरु हैं और कृष्ण जी सिर्फ सर के गुरु नहीं है, ये जगत के गुरु हैं, कृष्ण वंदे जगत गुरु। सर अंतिम क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि आपके क्या सुझाव रहेंगे, क्या एडवाइस रहेगा हमारे यूथ पॉपुलेशन को, क्योंकि इंडिया इज कंट्री ऑफ यूथ पूरा। तो क्या आपका ये रहेगा? देखो राजेश जी, आपने जो बोला है ना, नाउ प्रेजेंटली इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूथ और बहुत जल्द वो बूढ़े लोगों की कंट्री भी बनने वाली है। तो अभी इस यूथ को मेरा ये कहना है
कि एक तो अपने आप में डिसिप्लिन डालो, अच्छी आदतें डालो और अपने टीचर्स से हमेशा डिस्कस करते रहो कि मुझे ज़िंदगी में ये करना है, सर आप रास्ता दिखाओ। आपको रास्ता दिखाने वाले टीचर्स बहुत हैं। और फिर अपने जीवन का ध्येय, मैं तो बोलता हूँ कि अपने 100 सपने जो अपने को करने हैं साकार, वो लिख के रखो। वंस यू राइट देन इट स्टार्ट्स हैपनिंग, तो वो लिखो। नंबर 2, हर दिन सोने के पहले 1 मिनट अपने आप को देना और पूछना कि मेरा ध्येय, मेरा उद्देश्य क्या है और आज मैंने उसके लिए एक छोटी सी स्टेप उठाई है क्या, और छोटी सी स्टेप उठाई है तो अपने आप को शाबाशी दो, नहीं उठाई है तो ये हाथ उठा के अपने आप को पनिश करना चालू करो। वंस यू स्टार्ट रियलाइजिंग दिस थिंग्स, बस भविष्य में आप बड़े बनोगे, अचीवर बनोगे और देश के लिए एक एसेट बनोगे, है ना। मैं तो युवकों को यही बोलाता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, एसेट लायबिलिटी सिखाता हूँ। तो आपको देश के लिए लायबिलिटी बनना है, एसेट बनना है। तो एसेट बनने के लिए मेहनत, देयर आर नो शॉर्टकट्स टुवर्ड्स सक्सेस, ओनली हार्ड वर्क एंड योर विश एंड विल टेक यू टू योर डेस्टिनी। सर आपका फ्यूचर गोल क्या है? आपने अपने सपनों अपने सभी युवाओं को अपील किया कि दे शुड राइट देयर 100 ड्रीम्स। Yes. तो आपके अभी कौन कौन से सपने बचे हुए हैं, या फिर आप आने वाले समय में अचीवर्स इंस्टीट्यूशन को कहाँ पर देखना चाहते हैं? यस अचीवर्स को तो अभी 12 साल हुए हैं, लेकिन हमारा प्लान बन चुका है कि डोंबिवली में और एक अचीवर्स प्रेसिडेंसी स्कूल हुए। अचीवर्स नाम की यूनिवर्सिटी अगले 10 साल में करनी है, ताकि हर बच्चे को हम लोग अचीवर बना सके। और वो सारे कोर्सेज लाने हैं कि जो इंडिया में उसकी ज़रूरी है। स्वदेशी बनाने में हम लोग भारत सरकार को हेल्प करना चाहते हैं और उसके साथ युवकों को तैयार करना चाहते हैं। मेरा सपना है राजेश जी कि मैं मरने के पहले कम से कम 1000 एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग देना चाहता हूं और उनके बिजनेस ग्रो होते हुए देखना चाहता हूं। दैट इज़ आवर ड्रीम। सर के विचार जिस बहुत अच्छे हैं, सर का विज़न बहुत बड़ा है, और मुझे लगता है कि एक सफल आदमी के पीछे जो सबसे चीज़ उसको आगे लेके जाती है वो 2 ही चीज़ होती है, एक उसका ड्रीम और उसका विज़न। तो सर का विज़न इतना बड़ा है जिसकी वजह से आज ये अचीवर्स इंस्टीट्यूशन इतना बड़ा हो सका है। सर अंत में आपको एक और अपील करना है कि हमारे सभी दर्शक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अनकही विथ राजेश को सब्सक्राइब करें। बस हर एक को विनंती करता हूं कि राजेश जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छे लोगों को आपके सामने ला रहे हैं, उसमें बहुत सारी सीख मिलती है और आगे के रास्ते भी क्लियर होते हैं। तो आपको रिक्वेस्ट करता हूं सब्सक्राइब करिए राजेश के चैनल को, और ये चैनल भी बहुत बढ़िया होना चाहिए। और राजेश के जो सपने हैं कि हजारों लाखों लोग उसके साथ इस श्रृंखला में जुड़े, तो बस भगवान से भी यही प्रार्थना है कि सब्सक्राइब करो और चैनल को बड़ा करो और ग्रोथ में बिकम एन व्हीकल फॉर ग्रोथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे डॉक्टर सी महेश भिवंडीकर सर, जिनके विचार आपने सुने, जिनका विज़न आपने देखा, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ये वीडियो को पसंद करेंगे और सिर्फ पसंद ही नहीं करेंगे, अपने जीवन में इन बातों को इम्प्लीमेंट करेंगे और सफलता की राह पर अग्रसर होंगे। हम यहाँ पर रुकते हैं। हमारी ये जो श्रृंखला है सफलता के राही, 0 से हीरो बनने तक की संघर्ष गाथा, यह अनवरत जारी रहेगी। मिलते हैं किसी नए एपिसोड में किसी नए शख्सियत के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। क्या बात।